Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Now I am trying to make a series of videos here on the topic, one shot on the topic prescribed by CBSE for this coming examination on 19th March. राइट 19 मार्च पे जो आपका पेपर होने वाला है उस पर सीबीएसई ने हर यूनिट से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उन टॉपिक्स को कवर करते हुए मैं एक सीरीज वीडियो की आपके लिए बनाना चाह रही हूँ। अगर आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ये है मेरी क्या कोशिश है आपके लिए, गागर में साकर भरना। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े अगर वो भी वीडियोस अगर आप इन सारे वीडियोस को देख लेंगे वो भी 75 to 80 क्रॉस कर सकते हैं। ये आपका शर्तिया मैं आपसे बता रही हूँ, राइट। तो हम वो टॉपिक कवर करते हुए सारे सिलेबस को कवर करेंगे। आपको बस एक ही काम करना है, ध्यान से देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके, राइट। और स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट तो मेरी साइड से ज़रूर बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ाने के साथ साथ मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपने बच्चों को जो मेरे से जुड़ते हैं उनको मैं बहुत अच्छा इंसान लाइफ में बना पाऊँ। जो मेरे पास है इस समय पे वो मैं आपको दे पाऊँ। अब उसके लिए मैं एक कंपैरिजन करती हूँ एक तालाब और कुएं की। तालाब जो होता है बच्चों वो साइज में बहुत बड़ा होता है, राइट, एज कंपेयर टू कुआं। जो वेल होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है और तालाब बहुत बड़ा होता है, राइट। तो तालाब के बड़े होने के बावजूद भी हम लोग किससे पानी पीना प्रेफर करते हैं? हम लोग कुएं के पास जाते हैं अपनी प्यास बुझाने, तालाब के पास नहीं जाते, ठीक है। क्योंकि तालाब में क्या है, इम्प्योर वाटर है और कुएं में हम सोचते हैं प्योर वाटर है, डेप्थ है उसमें, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो हम कुएं के पास जाते हैं। इसी तरह से बच्चों हमारा व्यक्तित्व होता है, राइट। हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसमें बड़ा होना, बड़ा आदमी बनना, हम अच्छे पढ़ लिख लिए, हमारी अच्छी जॉब बन गई, हम क्या बड़े आदमी बन गए। लेकिन महान आप तभी बनेंगे जब आपके व्यक्तित्व में डेप्थनेस होगी, राइट। जब आप क्या होंगे, एक वैल्यूज से भरे हुए एक इंसान होंगे, आपके अंदर वैल्यूज होंगी, ठीक है। और तभी आप बड़े होने के साथ महान बन सकते हैं। तो मुझे अपने बच्चों को केवल बड़ा नहीं बनाना, बड़ा तो आप मार्क्स ला के हो जाएंगे, लेकिन मुझे अपने बच्चों को महान बनाना है, फुल ऑफ वैल्यूज, राइट। अब आ जाइए हमारे बड़े होने पर आते हैं, क्योंकि बड़े होने के लिए तो मार्क्स भी चाहिए, राइट। अब मार्क्स के लिए पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों। अब हमने गागर में सागर बनाने की बात की है, यानी कि कुछ ही समय में, बहुत कम टाइम में, अगर 6 दिन भी इन सब वीडियोस को आप देख लिए तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। पहली यूनिट में शुरू कर रही हूँ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राइट। इसमें आपका जो टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किए हैं उसी को लूंगी बच्चों आज मैं, और वन शॉट में वीडियो बनाऊंगी और आपको भी वन शॉट में ही देखनी है, ध्यान से। पहला उन्होंने टॉपिक कवर किया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है। 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो है। 3 फेसेस में पहला फेस है प्रोडक्शन फेस, जिसको हम इनकम जनरेशन फेस भी बोलते हैं, जहाँ पे इनकम जनरेट होती है और वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड टू एस्टिमेट नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। दूसरा फेस आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेस। यहाँ पे कौन सा मेथड लगाते हैं, हम इनकम मेथड लगाते हैं और जहाँ हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम। तीसरा फेस है आपका डिस्पोजिशन फेस, जहाँ पे हम क्या कौन सा मेथड लगाते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं और क्या ऐड करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, बाय ऑल सेक्टर्स, राइट। अब आ जाइए सर्कुलर फ्लो में बच्चों, circular flow in 2 sector economy, in 3 sector economy, in 4 sector economy. In 2 sector economy we have in our syllabus, तो हम 2 sector की बात करेंगे और ये कैसी इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है,
कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमारा अदर कंट्रीज के साथ नहीं हो रहा है। तो ये कैसी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, राइट। अब इसमें दो फ्लो है, सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या है? मनी नहीं फ्लो होती, गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है फर्म को बच्चों? ये प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर सर्विसेज, राइट। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दी, और फर्म ने बदले में इन रिटर्न व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय फर्म टू हाउस होल्ड इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, राइट। इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं, राइट। अब आ जाइए, अगर मनी फ्लो करना है हमको तो इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे चेंज करेंगे थोड़ा सा बस। फैक्टर पेमेंट सर्विसेज की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखना बच्चों? फैक्टर पेमेंट्स, राइट। सर्विसेज को हमने चेंज कर दिया पेमेंट में, और पेमेंट का नाम है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरी एंड प्रॉफिट, बस, राइट। और फर्म ने हाउस होल्ड, अब हमने एरो चेंज किया। ये कौन दे रहा है? फैक्टर पेमेंट फर्म दे रहा है किसको? हाउस होल्ड को। एरो चेंज किया, उसके बाद हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रही है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि फर्म से हाउस होल्ड क्या खरीद रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर, राइट। तो मनी कहाँ से कहाँ जा रही है? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। ये हो गया मनी फ्लो, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट जो सीबीएसई ने दिया है, कौन सा? मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। दूसरा है बच्चों नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बाय 3 मेथड्स, ठीक है। 3 मेथड्स, इसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? स्टेप्स, कंपोनेंट्स, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। स्टेप्स और प्रिकॉशंस बच्चों 3, और स्टेप्स और प्रिकॉशन को बिल्कुल नहीं बोलूँगी, तीनों मेथड के। मैं यहाँ पे आपको मेथड, स्टेप्स एंड प्रिकॉशन जो सीबीएसई ने दिया है वही रिवाइज करा रही हूँ। कंपोनेंट्स और कैलकुलेशन के लिए मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बना रखी है तीनों मेथड की, और उसके अलावा भी बना रखी है। चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, देखो, अगर समझ में नहीं आता वहाँ से करो। मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा रही हूँ स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। अब पहले लेते हैं आपका प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड है तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐड करते हैं हम? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सेक्टर्स। यहाँ क्या ऐड करते हैं? फैक्टर इनकम, राइट, सम ऑफ फैक्टर इनकम। और यहाँ पे क्या ऐड करते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये याद रखोगे हम कहाँ पे क्या ऐड करते हैं। अब शुरू होते हैं स्टेप्स किसके? वैल्यू एडेड मेथड के। वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स के लिए सब में बच्चों पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई, पहला स्टेप यही है, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई, राइट। अब क्या क्लासीफाई करना है इसमें? प्रोडक्शन यूनिट, राइट। आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या? कि इतने लोगों में से ये लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया उनको कि ए बी सी डी ये 4 लोग हैं हमारी इकोनॉमी में। सपोज सी डी ये 4 लोग हैं, इसमें ये प्रोडक्शन में लगा है, ये प्रोडक्शन में लगा है, राइट, और ये प्रोडक्शन में लगा। आइडेंटिफाई कर लिया हु इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चों इसको हमें क्लासीफाई करना है कि ये प्राइमरी में लगा है, ये सेकेंडरी में लगा है, और ये टर्सरी में। दूसरा स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इनटू 3 प्रोड्यूसिंग सेक्टर,
3 प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारे कौन कौन से हैं? हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, राइट। उसके बाद दूसरा स्टेप है एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी, ठीक है। पहला स्टेप आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई, क्या? प्रोडक्शन यूनिट। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी के लिए क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, right, by subtracting the intermediate consumption expenditure by each production unit from value of output we are getting GDP at MP, right। तीसरा स्टेप है आपका कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है बच्चों? एनडीपी एट एफसी, राइट। डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। एंड नेट मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से हमने क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन, राइट। तो हमारा आ गया नेट। एमपी में से एनआईटी माइनस किया तो हमारा आ गया फैक्टर कॉस्ट। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, किस में से? जीडीपी एट एमपी से, वी आर गेटिंग एनडीपी एट एफसी, राइट। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? थर्ड स्टेप हो गया। क्या? बाय सब्ट्रैक्टिंग द एनआईटी depreciation NIT from GDP at MP, we are getting NDP at FC, means domestic income। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप हो गया नेशनल इनकम। अगर पूछा जाता है कि बाय फर्स्ट वी विल कैलकुलेट NFIA, राइट, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। कैसे? बाय सब्ट्रैक्टिंग FY टू अब्रॉड फ्रॉम FY फ्रॉम अब्रॉड। टू अब्रॉड को किस में से माइनस करेंगे? फ्रॉम अब्रॉड से, वाई फ्रॉम अब्रॉड से। हमारे पास आएगा नेट फैक्टर इनकम एंड फ्रॉम अब्रॉड, राइट, एंड दैट इज टू बी एडेड बाय एडिंग NFIA विद डोमेस्टिक इनकम, वी विल गेट नेशनल इनकम। तो 4 स्टेप हो गए। स्टेप में जो हेडिंग है बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद उसको फॉर्मूले में भी लिख देंगे, ठीक है। पूरे नंबर आएंगे। पहला स्टेप मैंने क्या बताया? आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई, क्या? प्रोडक्शन यूनिट। दूसरा क्या बताया? कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। कैसे? बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरमीडिएट कॉस्ट फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट। तीसरा मैंने बताया आपका कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम बाय सब्ट्रैक्टिंग domestic depreciation and NIT from GDP at MP. Fourth step, calculate national income by adding NFIA with domestic, we are getting national। ये आपका हो गया 4 steps, right। अब आ जाइए प्रिकॉशन वैल्यू एडेड मेथड की। प्रिकॉशन में सबसे पहला इंटरमीडिएट, पहले ही आपको बताया इंटरमीडिएट गुड्स नेवर बी इंक्लूडेड, अदरवाइज इट विल क्रिएट डबल काउंटिंग। नेक्स्ट है आपका सेल एंड परचेज और सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू जो इस ईयर की का प्रोडक्शन नहीं है, उसकी वैल्यू प्रीवियस ईयर की जीडीपी में एडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको ऐड नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज मेंट फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ध्यान रखो हमेशा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल्फ कंजप्शन, जैसे फार्मर अपनी आउटपुट का एक हिस्सा अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रखता है, वो हम ऐड करते हैं, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू ऐड करते हैं। जबकि एक मम्मी जो घर में आपके लिए खाना बना रही है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज मेंट फॉर सेल्फ कंजप्शन को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, क्योंकि दीज गुड्स आर नॉट मेंट फॉर मार्केट, द वैल्यू एस्टिमेशन विल बिकम डिफिकल्ट, राइट। इसके अलावा इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ रेंट, रेंट की अगर मैं खुद अपने घर में रह रही हूँ तो उसकी इंपोर्टेड वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पे क्या है, नॉन फैक्टर सर्विसेज, हाउसिंग सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। हाउसिंग सर्विसेज, हाउसिंग सर्विसेज क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ रेंट ऑक्यूपाइड बाय ओनर हिमसेल्फ, राइट। इसके अलावा चेंज इन द स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी एडेड, क्योंकि ये चेंज इन स्टॉक क्या है? प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर, ठीक है। जो स्टॉक को नहीं ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक ओनली, क्योंकि चेंज इन स्टॉक इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर, राइट। तो हम इसको ऐड करेंगे। ये हो गई इसकी प्रिकॉशंस, राइट। हार्डली 2-3 पूछी जाती है, मेन में लिखोगे, ठीक है, 2 या 3 नंबर में आता है। दूसरा आ जाइए इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या? आपका प्रिकॉशन, पहले स्टेप्स, राइट,
स्टेप्स में सबसे पहले इसका वही होगा आपका आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई, राइट। क्या आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई करना है? प्रोडक्शन यूनिट। कौन सी प्रोडक्शन यूनिट? विच हायर द फैक्टर सर्विसेज, विच जनरेट income, right, which hire the factor services, ऐसे which employ the other factor services, right। अब यहाँ इनकम मेथड में थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट हुई, राइट, कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन यूनिट which employ the factor services, right, and classify them। अब यहाँ पे क्लासीफाई काय में करना है? इनटू सीओई, ओएस एंड मिक्स्ड इनकम, राइट। इसमें फिर उसको क्लासीफाई करना है, राइट। इसके बाद एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में क्लासीफाई किया, राइट। अब उसको में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कितना फैक्टर इनकम पे कर रहा है, दूसरा स्टेप हो गया। फैक्टर इनकम पेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड हियर टर्सरी सेक्टर, राइट। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप आएगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? कि आपका बाय एडिंग सीओई, ओएस एंड मिक्स्ड इनकम, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? नेट हो गया। इसमें एनएफआईए नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? डोमेस्टिक हो गया। और इसमें एनआईटी नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? आपका एफसी हो गया, ठीक है। तो हमने तीनों को ऐड करके क्या बनाया? डोमेस्टिक इनकम। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट में भी मैंने बताया था, तीसरा स्टेप क्या था? कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। फिर कैलकुलेट नेशनल इनकम, सेम बाय एडिंग एनएफआईए। तो इसमें सिर्फ सेकेंड स्टेप जो है वो चेंज है, ठीक है। उसमें सेकेंड स्टेप हमने क्या निकाला था? जीडीपी एट एमपी, ठीक है, बाय डिडक्टिंग इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर, सीओई, ओएस एंड मिक्स्ड इनकम। बस ये डिफरेंस है, बाकी लगभग सही सेम है। थोड़ा सा पहले टॉपिक में लैंग्वेज चेंज कर रही है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन यूनिट हु एम्प्लॉय द फैक्टर सर्विसेज, राइट। बस सेम है। इसके बाद आ जाइए इसकी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन में ट्रांसफर इनकम, राइट, कभी भी ऐड नहीं होगी। तुमने सेकंड चैप्टर में 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहला पढ़ा है फाइनल गुड्स एंड इन टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि हमें केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है। दूसरा पढ़ा था फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। क्यों? क्योंकि हमें इनकम मेथड में केवल फैक्टर इनकम लेनी है। तो पहली प्रिकॉशन तो यही होगी कि वी आर नॉट सपोज टू ऐड ट्रांसफर इनकम वन साइडेड। क्यों? क्योंकि ये वन साइडेड पेमेंट है, इससे आउटपुट नहीं बढ़ता है। गवर्नमेंट ने ओल्ड पीपल को ओल्ड एज पेंशन दी, उनसे कुछ सर्विसेज ले रही है क्या बच्चों? वो नहीं। उससे कोई प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या बच्चों? नहीं। तो इसलिए हम उसको ऐड नहीं करते। आपको स्कॉलरशिप दे रही है, उससे क्या आउटपुट बढ़ रहा है? अभी नहीं, फ्यूचर में आप बढ़ाएंगे, लेकिन इस साल तो नहीं बढ़ रहा। तो ये हमारा ट्रांसफर इनकम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है बाय इनकम मेथड। जैसे उसमें इंटरमीडिएट गुड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, और यहाँ पे फैक्टर इनकम इज ओनली एडेड, नो ट्रांसफर इनकम इज एडेड, राइट। नेक्स्ट प्रिकॉशन आप लिखेंगे विंडफॉल गेन। जो ऑल ऑफ ए सडन कहीं से इनकम हो जाती है उसको होते हैं विंडफॉल गेन, विंडफॉल इनकम। विंडफॉल इनकम को क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि ये ने आउटपुट को नहीं बढ़ा रही। कोई भी इनकम जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं बढ़ा रही है इकोनॉमी में, जीडीपी को नहीं बढ़ा रही, उसको ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो विंडफॉल लॉटरी है, राइट, गैम्बलिंग है, तो इससे कोई नेशनल इनकम नहीं बढ़ती है, उसको हम कोई आउटपुट नहीं बढ़ता, तो उसको ऐड नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है। शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये क्या? मियर पेपर फाइनेंशियल मनी, फाइनेंशियल मनी, पेपर क्लेम, चेंज ऑफ ओनरशिप। आज मेरा शेयर है, कल तुम्हारा, उससे आउटपुट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना। आउटपुट पे किससे इफेक्ट पड़ा? मशीन जब बढ़ती है, राइट। शेयर्स के बेचने और खरीदने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, घट रहा, तो उसको हम ऐड नहीं करते। नो फाइनेंशियल एसेट इज टू बी एडेड, बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा, बिकॉज इट डज नॉट contribute to the flow of goods and services, right. Next, income from sale of second hand goods, income,
उसमें लिखेंगे आउटपुट मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सीधा लैंग्वेज। और यहाँ पे लिखेंगे इनकम, इनकम मेथड में क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी एडेड, क्योंकि रीजन वही है, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट द प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, राइट। ये आपका पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, जो हम पास्ट सेविंग से कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, राइट, वो नहीं ऐड होगा, क्योंकि वो पास्ट सेविंग है, इनकम नहीं है। हम क्या ऐड कर रहे हैं, इस ईयर की इनकम। तो जो भी पेमेंट हम पास्ट सेविंग से कर रहे हैं वो कभी भी ऐड नहीं होता है, राइट। तो ये सब प्रिकॉशन लेंगे इनकम मेथड से। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर मेथड से क्या स्टेप्स हैं और प्रिकॉशन है। पहला स्टेप्स वही है सेम, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो कि क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स विच आर डूइंग द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आइडेंटिफाई करना है किसको, ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स विच यूज टू डू द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और उनको फिर क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई 4 सेक्टर में करना है, प्राइवेट household sector, right, who demand only for consumption good for the direct satisfaction of their wants. Firm, right, who do the expenditure on purchase of capital goods, right. Next is here government. Government is doing the expenditure to serve the society, right, and to for the construction of road, railway, ये उसका capital expenditure है। और जो to serve the society है वो उसका consumption expenditure है, और दोनों मिला के क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। और फर्म का हम जो लेंगे उसमें प्राइवेट सेक्टर ही लेंगे, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमने जी में ले लिया, राइट, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी डू द ट्रांजेक्शन विद अदर कंट्रीज, वी डू एक्सपोर्ट, वी डू इम्पोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या है, नेट एक्सपेंडिचर बाई फॉरेनर्स और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम लेंगे, राइट। तो ये सब हमारा क्या है, आपका 4 सेक्टर्स हैं जिनमें हमें एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करना है। तो पहला हो गया आपका आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स डूइंग द फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है बच्चों, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईयर फाइनल एक्सपेंडिचर, वही जो अभी आपको बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको क्लासिफाई किया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट इज ईयर, दैट इज here government final, private final, domestic capital formation. Domestic capital formation, that is the expenditure by firm on capital goods, ठीक है। household private final consumption expenditure is the expenditure by household on consumption good. G is the expenditure by government on both capital and consumption goods. Capital goods, construction of road, railways, and that is capital expenditure, and investment, consumption expenditure to serve the society, net export। ये हमने उसको क्या फिर क्या हमने क्या हमने क्लासीफाई किया किसको, फाइनल एक्सपेंडिचर को, किस में, 4 हेड्स में, राइट। ये आपका क्या होगा, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपका आएगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, राइट। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक प्रिकॉशन, एक जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताती हूँ बच्चों, उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके थर्ड कंपोनेंट जो है इसका, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ये आपका डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब ये इसके 2 पार्ट्स हैं, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, जिसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एडिशन टू स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, अलग अलग।
अब फिक्स्ड आएगा तो ये चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तब ये आएगा डेटा, राइट। अब इसके फिर 3 कंपोनेंट है, राइट। पहला है आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये क्या है बच्चों, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये आपका एक्सपेंडिचर बाय फर्म ऑन ऑल कैपिटल गुड्स, राइट। ये लाइक मशीनरी, वेरियस इक्विपमेंट्स, ये आपका इसमें आता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, पब्लिक ईयर मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट क्या बनाती है, रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, राइट, फ्लाईओवर बनाती है, वो इसमें आता है। नेक्स्ट है आपका रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, न्यू फ्लोर एडेड इन द एग्जिस्टिंग हाउस, ये आता है इसमें। तो ये तीनों मिला के ये हुआ फिक्स्ड, फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हुआ। अब ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है बच्चों, ध्यान से सुनो, उस पर एक शॉर्ट भी बनाऊंगी जरूर, कि तुम लोग बड़े कंफ्यूज बच्चे रहते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक है हमारी एक मशीन है ये, इसकी 1,00,000 रुपए वैल्यू हमने खरीदी, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर इसकी वैल्यू रह गई 80,000 बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएशन क्या होता है, फॉल इन द value of real asset machines, right, due to 3 reasons, passage of time, normal wear and tear, and third one is here obsolescence, foreseen obsolescence, जैसे टेक्नोलॉजी कोई नहीं आ रही है तो मैं पता है ये वाली मशीन बेकार हो जाएगी, तो फोर्सीन ऑब्सोलेंस, 3 रीजन से किसी भी मशीन का वैल्यू, किसी भी कैपिटल गुड का वैल्यू जो फॉल होता है मार्केट वैल्यू, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसमें डेप्रिसिएशन है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर मैं 80 ऐड करूं तो हमारे पास नेट आएगा वैल्यू, अगर मैं 1 लाख ऐड करूं तो मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगी, राइट। तो जिस पे हमने खरीदा अगर हम वो वैल्यू ले कैपिटल गुड्स की तो ये ग्रॉस आ जाएगी, और जितनी वैल्यू कैपिटल गुड्स की रह गई एट द एंड ऑफ ईयर वो वैल्यू लूँ तो हमारी नेट आपका डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगी। तो अगर मान लो यहाँ पे बच्चों नेट है, ठीक है, ये नेट है, तो इन चारों उसको मिला के, कंपोनेंट्स को मिला के क्या आता है, नेट, क्योंकि नेट और ग्रॉस हमारा सिर्फ यही डिसाइड करता है, ठीक है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नेट है तो नेट आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस है तो ग्रॉस आएगा, राइट। उसके बाद डोमेस्टिक है ये, राइट। डोमेस्टिक क्या है, क्योंकि हमने NFI ऐड नहीं करी, और ये MP है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब NIT एडेड होता है, हम कुछ खरीदते हैं, ये मैंने खरीदा तो किस पे खरीदूंगी, मार्केट प्राइस पर, और मार्केट प्राइस पे इंक्लूसिव ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड हमेशा ऐड करके क्या आता है, MP पे आता है। तो अब ग्रॉस, और हम यहाँ पे अगर हम ग्रॉस लेते हैं तो GDP एट MP को हम NDP एट FC में कन्वर्ट कर रहे हैं, तीसरा स्टेप हो गया। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, नेट आ गया, और MP माइनस NIT कर दिया, FC आ गया, ये तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप नेशनल, द सेम, राइट, बाय एडिंग NFIA with domestic income NDP at FC we are getting national income, ठीक है, that's it। आपका ये क्या हो गया, 4 स्टेप्स हो गए। 4 स्टेप्स में फिर मैं आपको बता रही हूँ, पहले हमें आइडेंटिफाई करेंगे किसको, ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स विच आर डूइंग द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, फिर उनको हम क्लासीफाई करेंगे किस में, 4 हेड्स में, किस में, प्राइवेट फाइनल, क्लासीफाई ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, किस में, फाइनल, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हो गया कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम NDP at FC by deducting depreciation from gross net, by deducting NIT from MP, that is FC। फोर्थ स्टेप हो गया कैलकुलेट नेशनल इनकम by adding net factor income earned from abroad with domestic we are getting national income। ये आपके 4 स्टेप्स हो गए, राइट। दो लास्ट के 2 स्टेप्स तीनों में सेम है, राइट, लगभग सेम है। अब आ जाइए प्रिकॉशंस की, एक्सपेंडिचर मेथड की। प्रिकॉशन में हम लेते हैं
फिर अब देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन तीनों में आया, ठीक है, सॉरी इनका मेथड में नहीं था, वैल्यू एडेड और इसमें है। वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर के लगभग सेम है, बस उसमें लैंग्वेज चेंज करनी है। उसमें हमने लिखा था वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी एडेड, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी एडेड, ठीक है। उसमें हमने लिखा था वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी एडेड। इनकम मेथड में लिखा था इनकम अर्न थ्रू द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी एडेड। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड शुड नॉट बी एडेड। एक ही चीज बात कर रहे हैं लेकिन उसका क्या तरीका चेंज करना है हमको, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ट्रांसफर पेमेंट। इनकम मेथड में क्या लिखा था, ट्रांसफर इनकम शुड नॉट, ट्रांसफर इनकम वर्ड यूज किया था। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी एडेड, बस लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये क्या है यूनिलेटरल ट्रांसफर है। नेक्स्ट आपका परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। इनकम मेथड में क्या यूज किया था हमने कि इनकम थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स डिबेंचर शुड नॉट बी एडेड। वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एज अ शेयर एंड डिबेंचर शुड नॉट बी एडेड। एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ शेयर्स डिबेंचर शुड नॉट बी एडेड। एक ही चीज़ है, लैंग्वेज बस ट्विस्ट करनी है, थोड़ा स्मार्ट स्टडीज करनी है और कुछ भी नहीं है बच्चों। पढ़ाई बहुत इजी है, क्वाइट इजी, थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा ट्रिक, ट्रिक मैं सिखाऊंगी सीखेंगे आप, राइट। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन हियर जैसे कि सेल्फ कंजप्शन, आपका ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है, राइट, उसको हम ऐड करेंगे। इसके अलावा फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट में ऐड करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, ये प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में एन का एक्सपेंडिचर जो होता है उसको ऐड करेंगे। तो ये आपकी हो गई ओन अकाउंट, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी एडेड, राइट। ये आप प्रिकॉशन हो गई इसकी, राइट। अब इसके बाद सीबीएसई ने दिया है, पहले मैंने बताया था 3 फेजेस, फिर सर्कुलर फ्लो, फिर इसके बाद बताया आपको 3 मेथड्स। 3 मेथड्स में आपको स्टेप्स एंड प्रिकॉशन रिवाइज करा है जो सीबीएसई ने दिया है, डिटेल में पूरा कैलकुलेशन सब कुछ पढ़ा रखा है चैनल पे, जाके और पढ़ो, ये आपका काम है बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट जो दिया है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किस लिए दिया है, उसमें या तो डायरेक्ट, तो बहुत रेयर आते हैं बच्चों क्वेश्चन, हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड और ट्रिकी आते हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना है। डिफरेंस बिटवीन, पहला हम बताते हैं मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, ठीक है। मनी फ्लो एंड रियल फ्लो में डिफरेंस तुम्हें पता है। मनी फ्लो में क्या फ्लो होता है, फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, मनी फ्लो हो रही है, राइट, बिटवीन टू सेक्टर। रियल फ्लो में क्या फ्लो हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये मेन डिफरेंस है रियल फ्लो का और मनी फ्लो का, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट है स्टॉक एंड फ्लो, इसका भी डिफरेंस आता है। स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज करने के लिए भी आ जाता है बच्चों। स्टॉक को सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स या तो फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल कौन से होते हैं बच्चों, जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग 1 आवर, ड्यूरिंग 1 मंथ, ड्यूरिंग द डे, राइट, वो क्या होगा, फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। यानी कि 1 मिनट से लेके 60 मिनट तक ये क्या हो गया, पीरियड, ठीक है। और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। दैट इज ओनली द वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल। पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक एंड पीरियड ऑफ टाइम पे फ्लो। स्टॉक क्या है आपका, जैसे कि वेल्थ, सेविंग क्या है, ध्यान रखो, सेविंग ड्यूरिंग द मंथ, फ्लो, वेल्थ ये क्या है, अक्यूमुलेटेड सेविंग, वेल्थ, पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक, राइट। तो ये स्टॉक और फ्लो का मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। एक वाटर, ठीक है, टैंक में 2 बजे कितना पानी था, ये हो गया स्टॉक, और पर आवर
कितना पानी एक टैप से टैंक में जा रहा है पर आवर ड्यूरिंग द 1 आवर, ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। तो नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ईयर मेजर करते हैं, तो ये क्या हो गई, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। सेविंग ड्यूरिंग द ईयर, ये इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। वेल्थ पॉइंट ऑफ टाइम, मनी सप्लाई पॉइंट ऑफ टाइम, एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। ये एक आपको डिफरेंस समझना है रिकॉग्नाइज करने के लिए। दूसरा है आपका डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक एंड नेशनल, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा लिख के बताऊं बच्चों, कई बार बता चुकी हूँ, हालांकि इस टॉपिक को अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसमें आपका, क्योंकि वो अगर जिसने नहीं देखी होगी वो यहाँ समझ ले बच्चा। डोमेस्टिक इनकम में हम ऐड करते हैं कि इनकम अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी को बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। ओनली बाहर की इनकम बिल्कुल ऐड नहीं होगी बच्चों इसमें, ठीक है। एंड बाय बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट दोनों जो आपका अर्न कर रहे हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ये इसमें डोमेस्टिक, यानी कि इसमें हम नॉन रेजिडेंट की इनकम ऐड कर रहे हैं, यानी कि इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बाहर के लोग हमारे कंट्री में आ रहे हैं, 5 महीने सर्विसेज दे रहे हैं, उनको इंडिया पे कर रहा है, दैट इज द सेम फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। दे आर नॉट द रेजिडेंट, they are non-resident, but India is paying to them for their factor services. This is what factor income paid to abroad. तो domestic में क्या है, factor income paid to abroad. अब national क्या है बच्चों, that is income by residents only, residents only, ये ध्यान में रखने की बात है, right? रेजिडेंट्स ओनली, इसमें नॉन रेजिडेंट की इनकम बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड और आउटसाइड। तो यहाँ पे कौन सी इनकम होगी बेटे, इसमें हो गई आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड किसका पार्ट है, नेशनल का, और टू अब्रॉड किसका पार्ट है, डोमेस्टिक का। फ्रॉम अब्रॉड किसका पार्ट है, नेशनल का। हाँ के रेजिडेंट अगर अब्रॉड में जाके अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं एंड दे आर पेड बाय अदर कंट्रीज, तो दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि ये इनकम ऐड करता है रेजिडेंट की केवल विद इन द कंट्री और आउटसाइड बोथ, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम बाइलेटरल है और ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल है। फैक्टर इनकम बाइलेटरल टू साइडेड क्यों, क्योंकि हम पहले फैक्टर सर्विसेज देते हैं और बदले में हमको पैसा मिलता है। और वो ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ ओल्ड पीपल को पैसे देती है, ओल्ड पीपल उनको बदले में कुछ नहीं देते। तो ये क्या हो गई, वन साइडेड हो गई। फैक्टर इनकम केवल फैक्टर इनकम नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में ऐड होती है, राइट, क्योंकि उससे आउटपुट बढ़ता है। और ट्रांसफर इनकम नेशनल डोमेस्टिक इनकम किसी में भी ऐड नहीं होती है, क्योंकि उससे आउटपुट नहीं बढ़ता है, राइट। फिर उसका एग्जाम्पल लिख दो। फैक्टर इनकम का रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरी, और ट्रांसफर इनकम ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ट्रांसफर इनकम के, राइट। एक ही डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों। इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, विच आर यू नो दैट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन and which are meant for resale, in which the value addition is done, ठीक है, और उसका फाइनल सेल नहीं हुआ। किसी भी कमोडिटी की वैल्यू में एड ऑन होना, उसको रीसेल होना, राइट, वो क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स होती है। दो चीज ध्यान रखो, रीसेल और वैल्यू एडिशन, राइट। अगर रीसेल हो रही है और उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि अभी भी वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। अगर उसकी फाइनल सेल हो चुकी
ठीक है, उसमें कोई वैल्यू ऐड अप नहीं होनी है, तो वो क्या हो गई, फाइनल हो गई। ये दो पॉइंट से ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो मिल्क, ठीक है, घर में मैं यूज़ कर रही हूँ, चाहे चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, कुछ भी, तो उसमें कोई वैल्यू तो ऐड ही नहीं होनी ना, दूध की जो मैंने खरीद लिया वो खरीद लिया, ठीक है, वो रिसेल नहीं हो रहा है तो वो फाइनल गुड है, चाहे मैं कुछ भी बना रही हूँ। लेकिन अगर स्वीट हाउस पे उसको हम यूज़ कर रहे हैं कॉफ़ी के लिए, राइट, तो उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, दूध की पैसे से कॉफ़ी का पैसे ज़्यादा होंगे, तो दूध की वैल्यू में ऐड हो गई और वैल्यू, वंस मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कॉफ़ी, तो वैल्यू ऐड हुई, फिर रीसेल हुई, तो ये क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। ये दो पॉइंट याद रखेंगे। और इसमें मेन चीज़ याद रखेंगे, द रेफ्रिजरेटर परचेज बाय द डीलर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इज एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि कौन खरीद रहा है, डीलर, काहे के लिए, रीसेल के लिए, रीसेल होगा तो क्या होगा, वैल्यू ऐड होगी, तो इसका मतलब फिनिश गुड्स आर नॉट द फाइनल गुड, ठीक है, finished goods which come outside the production boundary but they are not considered as final goods until and unless their final sale is being done, ठीक है। तो ये आपका एक डिफरेंस ये हो गया बच्चों, इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजप्शन गुड्स का कौन सी होती है, विच आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, राइट, और उसमें आपका सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स, घर कभी भी आपका ड्यूरेबल कंजप्शन गुड नहीं होता, याद रखो, घर हमेशा कैपिटल गुड होता है, क्योंकि वो ईयर आफ्टर ईयर हाउसिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, राइट, तो घर को अलग कर दो। इसके अलावा कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय द एंड दे आर परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स। इंटरमीडिएट गुड्स कैपिटल गुड्स अलग होती हैं, intermediate goods they are used in production and capital goods also are used in production, because but what is the difference है आपका कि इंटरमीडिएट गुड्स एक बार यूज हुई तो उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है बच्चों, राइट, कि जैसे रॉ मटेरियल हमने यूज किया तो वो अब खत्म हो गई, ठीक है, और जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो भी प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हैं, लेकिन वो ईयर आफ्टर ईयर चलती रहती है, उनका लाइफ टाइम सेवरल ईयर्स होता है, और वो एक बार यूज़ होने के बाद उनकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती, वो मशीन उसी शेप की रहेगी, राइट, जिस शेप की वो थी, यूज़ होने के बाद वो ख़त्म नहीं होगी, वो होती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड को ऐड करते हैं, आईसी को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि आईसी क्या है आपका, उसमें आ जाता है आपका फाइनल गुड्स की वैल्यू में उनकी वैल्यू एडेड होती है, एक ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डिफरेंस अच्छे से करके जाना सबके। दूसरा है आपका रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है कि आउटपुट ऑफ दिस ईयर व्हेन इज मल्टीप्लाइड विद द बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर के प्राइस से इस साल के आउटपुट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगी रियल जीडीपी, और इस ईयर के आउटपुट को प्रेजेंट ईयर प्रिवेलिंग प्राइस से इंटू कर दें तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी आएगी। नॉमिनल को मॉनेटरी जीडीपी भी बोलते हैं, मनी जीडीपी भी बोलते हैं, यानी कि आपका रियल एस्टिमेटेड एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर, नॉमिनल एस्टिमेटेड एट द प्रिवेलिंग प्राइस, करंट ईयर प्राइस, ये आता है। तीसरा जीडीपी एंड वेलफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीडीपी एंड वेलफेयर में 3 टॉपिक्स हैं बच्चों जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने, सीबीएसई ने भी प्रेस्क्राइब किया, एक तो एक्सटर्नलिटीज़ है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, और तीसरा पॉइंट दिया है बच्चों उसमें आपका, तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो सीबीएसई ने एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज़ मतलब हार्म एंड बेनिफिट कॉज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ ए फर्म एंड इंडिविजुअल, किसी फर्म और इंडिविजुअल के एक्टिविटी से अगर बेनिफिट और हार्म होता है किसको, टू अदर्स, ठीक है, फॉर विच नीदर दे आर पेनलाइज्ड फॉर हार्म नॉट दे आर यू नो दैट पेड फॉर द बेनिफिट्स, उनको हम एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। जिससे हार्म होता है लेकिन हमको पेनलाइज नहीं कर सकते हैं, वो होती है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और जिनसे हमको फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स हो रहा है लेकिन उसके लिए उसको पे भी नहीं करते हैं, वो होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़
और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज दोनों ही जीडीपी में ऐड नहीं होती हैं, लेकिन वो वेलफेयर को अफेक्ट करती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वेलफेयर को बढ़ाती हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वेलफेयर को कम करती हैं, उससे हार्म हो रहा है, राइट। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में पॉल्यूशन का आप डाल देंगे, ठीक है। फैक्ट्री जो अगर प्रोडक्शन कर रही है बच्चों और उसमें प्रोडक्शन से में पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन से हेल्थ खराब हो रही है, और ये क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, राइट। पब्लिक पार्क आप उसमें डाल देंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में। पब्लिक पार्क, गवर्नमेंट ने पार्क बनाया, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फ्री है, जाके हम योगा करते हैं और हमारी हेल्थ अच्छी होती है, ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नो पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 मार्क क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तो जीडीपी बढ़ेगी लेकिन वेलफेयर इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको तो पैसा मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच वन, तो हमारा वेलफेयर पूरे कंट्री का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पुअर लोगों को तो उसमें से मिल ही नहीं रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दैट इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है। वी हैव टू टेक द केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नो एडिशन टू वेलफेयर, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जीडीपी बढ़ेगी, राइट। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो सीबीएसई ने बच्चों दिया है इसमें वेलफेयर एंड, इसमें ये आपका नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दिया है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटर्नलिटीज। अभी 1 मिनट देख के बताती हूँ इसमें, जस्ट ए मिनट। टाइप्स, तीसरा दिया कंपोजिशन ऑफ जीडीपी बच्चों। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में यानी कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन अगर कंपोजिशन ऑफ आउटपुट उसमें ज़्यादा आपका लीकर का प्रोडक्शन से बढ़ रही है, सिगरेट के प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ रही है, तो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ आउटपुट ऑल्सो विल डिसाइड वेदर द वेलफेयर ऑफ द पीपल विल इंक्रीज और नॉट, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, जीडीपी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द मोर प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट, वाइन्स, लिकर्स, so it will not add to welfare of the people although the national income will increase, क्योंकि ये फाइनल गुड्स है, इससे इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेगी लेकिन लोगों की हेल्थ खराब होगी बिकॉज ऑफ कंजप्शन ऑफ दीज हार्मफुल प्रोडक्ट, तो इट विल रिड्यूस द वेलफेयर। तो ये 3 पॉइंट सीबीएसई ने दिए हैं। देखो मैं आपको इसमें से देख देख के बता रही हूँ, आपका सीबीएसई ने जो पॉइंट दिए थे इस नेशनल इनकम के वो मैंने आपको रिवाइज किया है। अगेन आई एम जस्ट मेकिंग यू वंस रिमाइंडर। एक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दूसरा तीनों मेथड में कंपोनेंट्स, कैलकुलेशन, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। फिर आपका आता है डिफरेंसेस में आपका आता है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड वर्सेस कैपिटल गुड्स, राइट। इसके अलावा आता है आपका कंजप्शन, स्टॉक एंड फ्लो, राइट। ये आपका सब आते हैं इसमें डिफरेंसेस में, जो रिकग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये मैं भूल गई भी रिवाइज कराना। डबल काउंटिंग क्या है कि एक कमोडिटी की वैल्यू को जीडीपी में मोर देन वंस ऐड करना, एक से ज़्यादा बार उसको ऐड कर लेना, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और इससे क्या, इसमें वही एग्जांपल दे दो अपना बिस्किट का, वीट से बिस्किट तक जाने का, वीट से फ्लावर, फ्लावर से बिस्किट। अगर वीट को हम वीट को भी ऐड करें, फ्लावर को भी ऐड करें और बिस्किट को भी ऐड करें, तो वीट की वैल्यू 3 बार ऐड कर ली, राइट। फ्लावर की वैल्यू 2 टाइम्स ऐड कर ली, तो इससे क्या होगा, ध्यान रखो, इससे होगा ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन। डबल काउंटिंग आपको रिवाइज करा दिया, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी आपको बता दी, और जीडीपी एज ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर 3 पॉइंट रिवाइज करा है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एक्सटर्नलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ऑल्सो डिसाइड द वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में
लिकर सिगरेट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उससे वेलफेयर हमारा बढ़ेगा नहीं बच्चों, कम होगा। विश ऑल द बेस्ट, 10 out of 10 यू मस्ट स्कोर, दैट इज़ माई विशेस टू यू। ठीक है, अच्छे से पढ़ो और जो भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल देखो और वॉच द फुल वीडियो, तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।